नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र बढ़िया रहा। आज फर्स्ट हाफ में थोड़ी तेजी थी, थोड़ी फिजल आउट हुई वो तेजी, फिर उसके बाद बैंक्स का पार्टिसिपेशन आया, फिर बैंक्स का पार्टिसिपेशन फिजल हुआ, फिर रिलायंस का पार्टिसिपेशन आया, रिलायंस का पार्टिसिपेशन फिजल हुआ, फिर आईटी का पार्टिसिपेशन आ गया और एक बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी लास्ट आवर के अंदर। आज स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी, तो न्यूज़ फ्लो ड्रिवन इम्पैक्ट था, कहीं ब्लॉक्स का इम्पैक्ट, ऑल कार्गो में प्रोमोटर बाइंग का इम्पैक्ट, पतंजलि और विल्मर में वो क्रूड ऑयल की खबर का इम्पैक्ट, शुगर में शुगर के विड्रॉल का इम्पैक्ट। सो ऐसे अलग अलग न्यूज़ फ्लोज आते गए, न्यूज़ फ्लोज के ड्रिवन मार्केट कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा और उसके हिसाब से ही बाजार में एक तेज़ी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा दिन था, एक अच्छा सेशन था, जबकि मार्केट्स के अंदर तेज़ी बनी रही। अब क्योंकि हफ्ता का आखिरी सत्र था, नेक्स्ट 3 दिन की छुट्टी है, फेस्टिव मूड में बाजार है, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम कमज़ोर पड़ते हैं। सो इसका एक इम्पैक्ट मार्केट में आपको दिख भी रहा है कि थोड़ा थोड़ा सबड्यूड साइड में मार्केट जा रहा है, बट मूड माहौल बेटर है और एक अच्छे नोट के साथ ही ईयर की जो क्लोजिंग है वो होते हुए हम देखेंगे। सो बढ़िया ट्रिगर्स के बीच में आज आईटी में खरीदारी थी, रियल्टी में खरीदारी थी, फार्मा में खरीदारी थी, इंफ्रा में खरीदारी थी, ऑटो में खरीदारी थी, बैंक्स बैकफुट पे थे। सो ऐसे करके आज मार्केट्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था और सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में तेज़ी थी, निफ्टी के 50 में से 40 और निफ्टी बैंक के 12 में से 10 कुछ ऐसे शेयर थे जो कि अच्छी तेज़ी के साथ यहाँ पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेके जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब अलग अलग माध्यम के जरिए हमारे पास आते हैं। सबसे पहला सवाल शामिल कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये रहा। ओके, इन्फोसिस, एलएनटी, इन्फोटेक, माइंडट्री में से कोई एक बेचकर एलटीटीएस में शिफ्ट करना है, आपका मार्गदर्शन चाहिए। तो मेरे हिसाब से एलटीटीएस में से शिफ्ट करके पूजा जी आप एलटीआईएम में चले जाइए, वो ज़्यादा बेटर विकल्प है आपके लिए। अगर आप मिड कैप से निकल के लार्ज कैप में जाना चाहें तो एलटीआईएम ज़्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है एलटीटीएस के सामने। लेकिन मतलब लार्ज कैप से निकल के मिड कैप में जाना अगर आप चाह रही हैं तो ये नाम क्यों, क्योंकि बहुत चले नहीं है या फिर अदरवाइज में। सो मतलब कोफोर्ज चल चुका, परसिस्टेंट चल चुका, एलटीटीएस चल चुका, बिरला सॉफ्ट चल चुका, हैप्पीएस्ट नहीं चला है खाली और ओरेकल नहीं चला, यही दो नाम है जो नहीं चले हैं, बाकी तो सभी मेजरली चल चुके हैं। इवन जेंसार बहुत चल चुका, फर्स्ट सोर्स नहीं चला थोड़ा बहुत, न्यूक्लियस भी सस्ता है। सो ये कुछ नाम हैं जो थोड़े सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन एलटीटीएस आप एलटीआईएम जैसा विकल्प मत छोड़िए, वो ज़्यादा अच्छा विकल्प है। अगर आप चाहो तो बने रहो, बाकी अगर आप दोनों में नहीं फिर भी चाह रहे हो तो इन्फोसिस एक बार को आप निकाल सकते हो दोनों में से, लेकिन अगर आप चाहो तो, वरना ज़्यादा अच्छे विकल्प यही दोनों है। कोफोर्स पर व्यू, थैंक यू धवन साहब, थैंक यू एडवांस कोफोर्स पर व्यू सुमित। और सर आपके पास है तो आप होल्ड करो, बट अगेन मतलब ये जब एनआईटी टेक था उसके बाद ओनरशिप चेंज हुई थी और उसके बाद से जो तेज़ी आई है इसमें वो एक इन्वेस्टर ड्रिवन तेज़ी है। सो आई विल स्टिल प्रेफर कि आप किसी ऐसी कंपनी में जाओ जहाँ पे कंपनी ऑपरेट करे और रन करे द बिजनेस। सो यहाँ पे ब्लॉक्स होते रहेंगे, ऊपर माल बिकते रहेंगे। सो बेटर इज़ कि आप अगर आप चाहो तो एलएनटी, इन्फोटेक, माइंडट्री देख सकते हो ऑप्ट करना चाहो तो, और इवन इन्फोसिस इज बेटर, टीसीएस इज बेटर। कोफोर्ज है तो आप बने रहो, बट एक लेवल पे आने के बाद प्रॉफिट्स निकाल लेना अपने और कैपिटल के साथ ही बने रहना फिर। ओके, थैंक यू रावत साहब, थैंक यू। आई हैव पॉलीप्लेक्स। रावत साहब, पॉलीप्लेक्स के केस में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पर जब तक प्रमोटर की होल्डिंग साइजेबल वे में उन्होंने प्लेज कर रखी है, जब तक ये होल्डिंग यहाँ घटती नहीं है, साइजेबल वे की होल्डिंग जो घटती नहीं है क्योंकि इनकी बड़ी हिस्सेदारी प्लेज है, वो हिस्सेदारी प्लेज वाला पार्ट हटता नहीं है, तब तक इनके लिए ये कंसर्न रहेगा। दो वैल्यू अच्छी है, बुक वैल्यू से नीचे है क्योंकि डिविडेंड पे ऑफ अच्छे थे इसलिए बुक वैल्यू से बेटर आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अदरवाइज एक ही कंसर्न है इसके साथ। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ मिसिंग और दूसरा एक बड़ा हिस्सा है प्रमोटर का प्लेज। ये दो चीज़ों को अगर आप एडजस्ट कर सकते हो या मान सकते हो तो आप बने रहो, लेकिन बहुत टाइम से चला नहीं है। सो अभी तो आप वेट एंड वॉच ही करो एंड कीप एन आई, क्या क्वार्टरली नंबर पे आता है, क्या बयान आते हैं, टेक ओवर कैंडिडेट है तो कोई भी खरीदता है ऐसे कि नहीं खरीदता, इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं जो अटकी हुई हैं। तो उनमें से कोई भी चीज़ पे आपको क्लैरिटी मिले तो ज़्यादा बेटर कॉल ले पाओगे, तेज़ी की या मंदी की। लेकिन अभी अधर में लटकी हुई चीज़ें हैं बहुत सारी, सो कुछ भी कहना इतना आसान नहीं है इसके बारे में। सेल और नो सेल डिपेंड भूटानी साहब आपका व्यू क्या है, बट मेटल में हिंडाल्को इज़ बेटर प्रेफरेबली,
सेल ऑलरेडी पीएसयू की तेज़ी में पार्टिसिपेट किया हुआ है थोड़ा बहुत। हिंदुस्तान कॉपर आज दोपहर में बोल रहे थे, हमारे साथ राजेश जी जुड़े थे, वो बोल रहे थे अच्छी तेज़ी वहाँ रहेगी। ऑब्वियसली लार्जेस्ट कॉपर प्लेयर भी है, सो हिंदुस्तान कॉपर इज़ बेटर। सेल से बेटर टाटा स्टील आप देख सकते हो इफ़ इन केस आप चाहो तो। ओके, LIC और अदानी ग्रीन में फ्रेश बाय किस में कर सकते हैं? टफ। मोहन सर, अगर आप सेफ्टी चाह रहे हो पोर्टफोलियो में, देन LIC कुड बी अ बेट। अगर आप एग्रेसिव रखते हो अपना पोर्टफोलियो, अदानी वुड बी अ बेट। सो हाई रिटर्न के लिए पॉसिबिलिटीज़ अदानी ग्रीन में ज़्यादा है, लेकिन हाई रिस्क भी वहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ मतलब बाजार में लैंड माइन भी है, गोल्ड माइन भी है, किस पे पैर रख गया क्या पता चलेगा। सो अगर आपने अदानी ग्रीन में रिस्क है तो रिवॉर्ड भी एसोसिएटेड है। LIC स्लो एंड स्टेबल है, लेकिन धीरे धीरे चलेगा, बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद मत रखना। सो इस तरह से आप अपने एपेटाइट के हिसाब से चुनाव कर सकते हो। सेफ ज़्यादा LIC है, एग्रेसिव ज़्यादा अदानी है, लेकिन नंबर्स वहाँ सपोर्टिव नहीं है, नंबर्स LIC के सपोर्टिव हैं, लेकिन मोमेंटम वहाँ स्ट्रॉन्ग है। सो आप दोनों में से जो आपको सूट करता हो, आपके हिसाब से जो आपको सही लगता हो, आप उनमें से ऑप्ट कर सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स दोनों के मैंने रख दिए सामने आपके। बिरला सॉफ्ट एंड जंसार दोनों के 100 शेयर हैं, 330 की पाएंगे। आगे का व्यू, तो दोनों ही पैसे डबल हो चुके हैं जयप्रकाश प्रकाश जी, तो आधा पैसा आप निकाल लीजिए। ये वही IT को लेकर सवाल कुछ समय तक आते आए थे मुझे 6 महीने पहले तक, कि ये शेयर चलते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत बुरे हैं, ऐसा है वैसा है, मंदी आ गई, खत्म हो गई दुनिया। आज वही IT में सवाल आ रहे हैं कि प्रॉफिट डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, क्या करूँ? तो एक ही जवाब मेरा आज भी है कि कैपिटल निकाल लीजिए, और जहाँ IT में तेज़ी नहीं आई है उनमें IT में आप बेट कर सकते हैं जहाँ वैल्यू है, क्योंकि फॉलो अप बाइंग कभी ना कभी उनके अंदर भी आ ही जाएगी। और लार्ज कैप में अगर आपके पास कंपनियां हैं तो आप आराम से होल्ड करिए, मिड कैप में आपके पास है तो प्रॉफिट निकाले, कैपिटल को होल्ड करिए। आगे बढ़ते हैं, और सेल नो सेल हो गया। कैन वी ऐड विप्रो? गौरव सर, आज तो आपको विप्रो अच्छा लगेगा ही, 8% 7% तेजी दिखा चुका है, तो आज तो तेजी में अच्छा लगेगा ही विप्रो। लेकिन आज की जो तेजी है, ध्यान रखिएगा कि वो इस ट्रिगर पर है कि विप्रो में एक नए CFO साहब आ रहे हैं, तो वो CFO साहब के आने की खबर के बीच में ये स्टॉक चला है। सो लेकिन अभी खबर कंफर्म नहीं करी है कंपनी ने कहीं से भी। सो अगर डिनाई आ गया तो सब तेज़ी भी फिजल आउट हो जाएगी। सो आपके पास और अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं इन केस आप चाहो तो। सिर्फ इसलिए नहीं कि आज वो 7% भाग गया तो अच्छा हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बाजार मतलब भागने के बाद शेयर अच्छा नहीं होता, भागने से पहले भी शेयर अच्छा होता है। भागने के बाद आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, दैट डिपेंड्स। लेकिन पहले ले तो कोई बुराई नहीं थी, विप्रो कंपनी ख़राब नहीं है, बट आज अगर आप लेने की सोच रहे हो तो ये चीज़ सोच के मत लेना कि ये आज की तेज़ी इसको फंडामेंटल चेंज कर देगी, चीज़ों में बदलाव आ जाएगा। नए CFO साहब भी आया नहीं है, आने की बातचीत है, आ जाए तो बात अलग है, फिर ले लेना, नीचे आ ही जाएगा कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ होगा, तब ले लेना नीचे। JSL एंड RIL, JSL पता नहीं कौन से दो हैं, क्योंकि JSL होल्ड एक ऐसे इंडस्ट्रीज भी है और JSL दूसरा वाला भी जिंदल स्टेनलेस। जिंदल स्टेनलेस है तो बने रहो आप मुकेश जी। और JSL भी ठीक है, मिड कैप मोमेंटम की कंपनी है, मेटल में तेजी आएगी तो वैसे ही मोमेंटम आ जाएगा। सो थोड़ा पैसा बन जाए वहाँ पर तो कैपिटल निकाल लेना। रिलायंस के केस को आप होल्ड कर सकते हो, मतलब पब्लिक अगर बेट कर रही है जियो के ऊपर भी, तो जियो फाइनेंशियल के नंबर इंप्रूव होते, रिलायंस के नंबर भी इंप्रूव हो जाएंगे ना ऑटोमेटिकली। सो रिलायंस इज़ एन इन्वेस्टर डिलाइट एंड ट्रेडर्स पेन, तो इसका आप ध्यान रखना। इन्वेस्टर्स को कभी नुकसान नहीं करता रिलायंस, उसने विद टाइम पैसे बना के दिया। आज आपको लगेगा नहीं चला, 2300 रुपये शेयर, 2300 रुपये खड़ा है, नहीं 270 रुपये शेयर फ्री में दे चुका है, तो 10% गेन तो ऑलरेडी आ चुके हैं उसमें। सो ऐसा नहीं होता, रिलायंस आराम आराम से चलता है, आराम आराम से पैसा बना के देता रहेगा विद टाइम। आपको 10-12-15% उसका शानदार रिटर्न, जो स्टेबल रिटर्न है वो आएगा। मतलब 2016 या 17 ऐसा साल था जब से लेके आज तक रिलायंस कभी नेगेटिव बंद नहीं हुआ, हर साल दर साल पे। आज भी HDFC एंड रिलायंस बोथ आर कंसिस्टेंट स्टॉक्स, ये बहुत भागेंगे नहीं लेकिन बहुत टूटेंगे भी नहीं, ये स्टेबल रहेंगे। सो ये आप इनसे बहुत मल्टी बैगर वाली उम्मीदें मत रखना, इनसे एक स्टेबिलिटी की उम्मीद रखना। तो ये वो स्टेबल स्टॉक्स हैं। लाइकवाइज जियो में भी बहुत मल्टी बैगर रिटर्न की उम्मीद मत रखना, वहाँ भी स्टेबल ही रहेगी, इक्विटी बेस बढ़ा है वहाँ पर। बाकी आपको जो JSL है ये थोड़ा बहुत तेज़ी दिखा सकता है, बट अगेन कैपिटल प्रोटेक्ट रखना इसमें भी। चलिए कुछ सवाल जरा मैं यूट्यूब और उससे भी ले लूँ, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ओके, थैंक यू अनिल जी।
एंड लाइट फॉर मी इन द जर्नी ऑफ। अच्छा ऐसा कोई सवाल नहीं है, लेकिन थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। आंध्रा जी का सवाल है, एंड थैंक यू सर। माई इंटेंशन इन्वेस्ट इन स्टैगर्ड मैनर बट आई फॉलो मार्केट डेली विच आई वॉन्ट टू। तो आंध्रा जी आप ऐसा कर सकते हैं, आंध्रा अगर मैं सही नाम लिया आपका, तो आप ऐसा कर सकते हो, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना के रख लो जिसमें आप क्वालिटी स्टॉक्स लेके रखो, मिड कैप लेके रखो, नोन कंपनियां लेके रखो, अच्छे प्रोडक्ट लेके रखो और उनको मत देखो, उनको एसआईपी के तौर पे वहाँ पे धीरे धीरे शेयर आते रहेंगे। दूसरा एक हिस्सा रख लो जहाँ पर आप अपने रोज़ के ट्रेडिंग करना चाहो कर सकते हो। आपको लगता है अगर आप वहाँ पर वंडर्स क्रिएट कर सकते हो बढ़िया है, तो एक ना एक तो सही होगा, या तो लॉन्ग टर्म सही हो जाओगे या शॉर्ट टर्म में आप वंडर क्रिएट कर लोगे। जो भी हो गेन तो होगा ही दोनों सूरत में आपका। तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म में वैल्यू इज़ योर फ्रेंड, शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस इज़ योर फ्रेंड। इन दोनों को आप भूलना मत कभी भी, चाहे सिचुएशन कैसी भी आए। और दोनों ही केसेस में एक चीज़ कॉमन है कि योर कैपिटल प्रोटेक्शन वुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये दो चीज़ों के साथ ही आप अपने दोनों तरह के निवेश कर सकते हो। कितने परसेंटेज ऑफ इनकम को इन्वेस्टमेंट के लिए देना चाहिए फॉर 15 to 20 ईयर कंसिस्टेंसी के साथ? शिवांग सर, दैट डिपेंड्स ऑन योर गोल, योर होराइजन एंड योर इनकम। मैं परसेंटेज ऑफ इनकम में आप कंसिस्टेंटली कितना दे सकते हो आप पे डिपेंड करता है। आप अपने खर्चे कट करके अगर देना चाह रहे हो तो, आप अपनी इच्छाएं मार कर देना चाह रहे हो तो, क्योंकि मतलब डिपेंड्स, कुछ लोग इच्छाएं नहीं मारते और वो इन्वेस्ट करते हैं सेविंग्स करने के बाद या कुछ पैसे बचाने के बाद। कुछ लोग इच्छाएं मार के भी इन्वेस्ट कर देते हैं। सो आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी ज़रूरतें, आपका गोल, आपके कैपिटलाइजेशन कितना बड़ा बनना है आपको, उसके हिसाब से आप करोगे इन्वेस्ट और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। बट माय अंडरस्टैंडिंग सेज आप, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कितनी हाई इंटेंसिटी से मार रहे हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितनी कंसिस्टेंटली मार रहे हो, यानी कि आप कितना रेगुलर सेव कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ कितनी बड़े पाई को आप सेव कर रहे हो। रेगुलर आप 1000 रुपये भी सेव कर रहे हो, लेकिन रेगुलर हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आप उसे बढ़ाते रहना समय के साथ, आपकी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। लेकिन आप एक ही बार में 10,000 रुपये डाल दो, उसके बाद फिर गायब हो जाओ कुछ महीनों के लिए और फिर सडनली आ जाओ एकदम से डालने, वो नहीं सही है। सो थोड़ा सेव करते रहो एंड बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो खाली इन्वेस्टमेंट ही नहीं है लाइफ में, और भी बहुत कुछ है करने के लिए। सो एंजॉय योर लाइफ एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। धीरे धीरे आप थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो, थोड़ा सेव करते रहो। बाजार आज भी है, कल भी था, परसों भी रहेगा, हम रहे ना रहे बाजार रहेगा। सो क्यों इतना लोड लेना, धीरे धीरे कोई ना कोई नीचे चीज़ मिलेगी तब ले लेना। इधर मतलब मनी हैज़ नो कलर, या तो टीसीएस देगा या रिलायंस देगा, रिलायंस नहीं तो एचडीएफसी बैंक देगा, एचडीएफसी बैंक नहीं तो आईटीसी देगा, आईटी नहीं तो एसबीआई दे देगा। कोई ना कोई तो पैसा कमा के दे ही देगा, कोई ना कोई तो नीचे मिलेगा ही। सारा बाजार तो ऊपर भागा नहीं जा रहा है। जो नीचे मिलेगा वो लेकर रख लेना, जो ऊपर जाए उसको छोड़ देना, फिर दूसरा कोई नीचे होगा वो ले लेना। ऐसे करके चलते रहेगा विद टाइम। ये पैटर्न जो है सालों से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। मेरे को 225 ऑन दिस। सर एक ही कंसर्न है कि इनके पास, हाँ शशांक सर, इसके यही कंसर्न है कि सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, मेजरली इनका जो थ्रस्ट है इज इनटू नारियल तेल। दो ये हेयर बिजनेस में भी हैं, बियर्डो में भी स्टेक ओन करते हैं, बाकी प्रोडक्ट्स में भी सनड्रॉप एंड खाने पीने के तेल में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका जो मेजर थ्रस्ट है वहीं है। तो इसलिए बाजार सिंगल प्रोडक्ट कंपनी को इतना तवज्जो नहीं देती, इसलिए वो बजाज कंज्यूमर को भी तोड़ रखा था बहुत सालों तक। जैसे उसने एक्सपेंशन शुरू किया वैसे उसको भी चलाना शुरू किया। सो ठीक है, कंपनी इन टोटल अच्छी है, आप बने भी रह सकते हो अगर आपके पास है तो, बट लेट देम एक्सपैंड, लेट देम फर्दर वर्क ऑन देयर नंबर्स, उसके बाद ज़्यादा बेटर सिचुएशन होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ आपके पास तो ख़राब कंपनी नहीं है, कंपनी अच्छी है, आप बने भी रह सकते हैं यहाँ पर। लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ इन्फोसिस, तो इस पर बात हो चुकी है। आप होल्ड कर सकते हो बजाज फिनसर्व को, आए डॉक्टर साहब। और क्योंकि ये टूटा इसलिए है या बहुत समय से रेंज में इसलिए कि एक बड़े कंसोलिडेशन में है स्प्लिट के बाद से। पहले महंगा था, फिर स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद इक्विटी बढ़ गई तो कंसोलिडेशन चला गया, और कंसोलिडेशन जैसे जैसे वाइप आउट होगा वैसे वैसे चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए तो एक रेंज में रहेगा, तब तक के लिए आप इसमें बने रहो एंड लेट्स सी आगे कैसे काम करता है, लेकिन आप होल्ड कर सकते हो उसमें। सर आई हैव इन्वेस्टेड 16 lakhs इन बजाज फिनेंस, टाइटन, एसआरएफ, एलटीटीएस फॉर लॉन्ग टर्म। मनु सर, अगर आपने एक लॉट में डाला है तब इट माइट कंसर्न यू गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन अगर एसआईपी वे में इन्वेस्ट कर रहे हो देन इट विल नॉट इफेक्ट यू मच। तो इसीलिए एसआईपी वे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी नीचे आएंगे तो आपके एसआईपी में आपकी कॉस्ट नीचे ले आएगा। एक लॉट में डाल दिया तो आपने 3000 रुपये का टाइटन खरीदा, 2500 आ गया, 2200 आ गया, तो आप ही घबरा जाओगे।
सो बेटर इज 3000 पे टाइटन लिया है, 2800 SIP चल रही है, 2700 SIP आ गई, 2500 SIP कट गई, 2400 कट गई, 2200 कट गई, 2100 कट गई, और फिर वापस वो चला तो आपके एवरेज अपने आप ही नीचे ले आएगा. सो SIP इज अ बेटर वे इन क्वालिटी स्टॉक्स वेन एवर यू वांट टू गेट इनटू. लेकिन आउटराइटली कूद कर ले लेने में फिर आप अपना स्टॉप लॉस साथ लेके चलना है, क्योंकि अब आप आउटराइटली आ गए हो. आउटराइटली रिस्क हमेशा रहता है, आपको पता नहीं है कौन से लेवल टॉप है जहाँ पे आपने ले लिया है. सो इसीलिए नियर टर्म टॉप एटलीस्ट, सो इसीलिए आप उसमें थोड़ा कंसर्न फेस करोगे. तो बाकी कंपनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैटर्न मुझे पता नहीं आपने कैसे लिया है. सर NMDC, गेल, सेल, भेल, BEL एंड कोल इंडिया सारा का सारा PSU है. रामकिशन जी, ये PSU अगर आपने डिविडेंड के लिए लिए हैं देन इट्स वेरी गुड, नो इश्यूज, आप आराम से होल्ड भी कर सकते हो. लेकिन अगर आपने अप्रिसिएशन के लिए लिए हैं तो ये मत भूलिए कि एक बड़े सालों की तेज़ी इसमें आ चुकी है. मतलब शायद 2 डिकेड के बाद इतनी बड़ी तेज़ी मैंने देखी है किसी भी स्टॉक में. BHEL तो मुझे निफ्टी में जब था तब से याद है, तब इतनी बड़ी तेज़ी आई थी कभी एक ज़माने में, उसके बाद स्प्लिट हुआ और नीचे आया और उसके बाद से कभी नहीं आई, और BEL एंड लाइकवाइज भी. सो बेटर इज़ कि आपको अगर कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए लिया है तब आप थोड़ा कैपिटल बचा लेना, अपना निकाल लेना इसमें से. और अगर आपने डिविडेंड के लिए लिया है देन इट्स अ गुड टू गो फॉर, यू कैन इजीली होल्ड फॉर. एमी स्टॉक्स, एमी ऑर्गेनिक्स होल्ड कर सकते हो विवेक सर, इसमें न्यूज़ फ्लोज अच्छे हैं, और कल एक जो ब्लॉक हुआ था वो ब्लॉक के बाद बोल रहे हैं कि जो हैवी सेल ऑफ था वो थोड़ा स्टेबल हो गया है. सो अब आप अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते हो, नया भी लेना चाहते हो तो किसी फॉल में लेना ज़्यादा बेटर है. ओके आगे बढ़ते हैं सर. ओरेकल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर पर अभी आपका क्या व्यू है? फ्रेश एंट्री फॉर मिड टर्म अप्रॉक्सी 1 ईयर. शमशेर सर देखो बहुत क्लियर व्यू है ओरेकल में, आज से नहीं, जब ये iFlex था तब से मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ. शायद 2016 की बात होगी या 2015 की बात होगी, मतलब 2006 या 16, इसमें कोई एक साल था, शायद 16 ही था मैक्सिमम. एनीवेज 2006-7 में iFlex होता था, फिर बाद में ओरेकल बन गया. लेकिन एक चीज़ क्लियर रखना है इसके अंदर कि ये शेयर यील्ड के लिए अच्छा है. तो बहुत सीधी सी बात है, 225 रुपये इसका डिविडेंड है, कल भी गणित समझाई थी, आज भी समझाता हूँ. 225 रुपये का डिविडेंड है, 4000 रुपये करीब का दाम है. 225 बटा 4000 इंटू 100 आपका यील्ड निकल आएगा. वो यील्ड कुछ भी बनेगा, शायद 4% बनेगा अभी. तो जहाँ ये अपने 8% की यील्ड के आसपास आए, गिरेगा जब शेयर का दाम तब 8% यील्ड होगा. जितना ज़्यादा शेयर गिरता है उतनी यील्ड इंप्रूव होती जाएगी. सो कहीं ये 8% यील्ड के आसपास आए, 6 से 8 के बीच में, वहाँ आप इसको ऐड कर लेना. कहीं ये 3 से 4% की यील्ड के बीच में जाए तो वहाँ बेचकर निकल जाना. तब तक आपको 1 से 2 डिविडेंड मिल जाएंगे, वो डिविडेंड भी ले लेना और यील्ड भी पूरी हो जाएगी, निकल जाना. अगर आपको लगता है कि नहीं ये स्टॉक मुझे डिविडेंड के लिए ही खाली रखना है तो इसमें कोई डिनाइल नहीं है, आराम से आप इसे लेके रखिए. हर साल डिविडेंड आते रहेंगे धीरे धीरे, और उस डिविडेंड से आपकी कॉस्ट को ये फ्री कर देगा. ये शेयर 200 रुपये डिविडेंड 190 दिया था, 180 दिया था, उससे पहले 160 भी दिया था, 110 दिया था, एक बार स्पेशल भी दिया था 400 450 रुपये का. ये पिछले 5-7-10 साल के नंबर है. सो आप डिविडेंड कंसिस्टेंटली पेइंग कंपनी है, मल्टीनेशनल जाइंट है, अच्छा पीछे प्रमोटर है, कैश जनरेटिंग कंपनी है, तो ये इसके साथ एक आम तौर पे ट्रेंड रहा है. वो ट्रेंड में हर बार स्टॉक नया हाई बनाता है क्योंकि EPS इंप्रूव हो जाती है, सॉरी डिविडेंड पे आउट इंप्रूव हो जाते हैं. सो आप उसी हिसाब से देख लेना. मतलब ये अमंग फ्यू कंपनियां हैं जो जितने की EPS नहीं कमाती हैं उससे ज़्यादा का डिविडेंड दे देती हैं. सो अच्छी कंपनी है, आपको अगर नीचे मिले तो इसमें डिविडेंड स्टोरी प्ले करने के लिए आप कभी प्ले कर सकते हो. चले फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा. माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा. अब आपसे मुलाकात होगी मुंबई में, सोमवार छुट्टी है, मंगलवार को, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, इंस्टा हैंडल है, सारे हैंडल्स हैं. और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें. और आप सभी को मेरी तरफ से, CNBC आवाज़ की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से मेरी क्रिसमस. आपसे मुलाकात होगी अब मंगलवार को. नमस्कार.